नमस्कार विद्यार्थियों। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम हमारे टॉपिक को जो हमने सर्कुलेशन सिस्टम चालू किया था परिसंचरण, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम हृदय की संरचना के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कि मानव के अंदर परिसंचरण किस प्रकार का होता है, कि जो सर्कुलेशन है वो किस टाइप से ब्लड हृदय से विभिन्न अंगों तक जाता है और अंगों से वापस से हृदय में आता है। तो देखिए, परिसंचरण वैसे दो टाइप का होता है। एक तो होता है एकल परिसंचरण, सिंगल सर्कुलेशन, कि जिसमें केवल रक्त जो होता है हृदय में आता है और हृदय से अंगों में चला जाता है और एक चक्र में ही परिसंचरण की क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। लेकिन मानव में, मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। निम्न जीवों में एकल परिसंचरण, सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। लेकिन मानव में क्या है, शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त दोनों प्रकार का पाया जाता है, ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। इस कारण से मानव में जो परिसंचरण होता है वो कौन सा होता है, दोहरा परिसंचरण। कि मानव के अंदर जो आपको परिसंचरण मिलेगा वो परिसंचरण कौन सा है, आपका दोहरा परिसंचरण है, डबल सर्कुलेशन। तो अब हम बात करेंगे कि मानव में जो दोहरा परिसंचरण है ये किस प्रकार से होता है, मानव में डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। तो देखिए, ये मैंने आपको हृदय की संरचना बताई थी कि हृदय के 4 चैम्बर हैं। 4 चैम्बर कौन कौन से हमने देखे थे, ये हमारा राइट एट्रियम था, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम था, ये हमारा राइट वेंट्रिकल था और ये क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहीं पर मैंने आपको बताया था कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व था, ट्राइकस्पिड। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व था, बाइकस्पिड। और नीचे की तरफ जो हमारे वॉल्व थे वो कौन से थे, अर्धचंद्राकार कपाट थे, सेमी लूनार वॉल्व थे। तो अब हम बात करें कि ये जो हमारे वॉल्व हैं इनके द्वारा ब्लड क्या होगा, आलिंदों से निलय में स्थानांतरित होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो रक्त है ये किस प्रकार से संचरित होता है, किस प्रकार से हृदय के द्वारा, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में आएगा और अंगों से वापस से कहां पे आएगा, हृदय में। तो बिल्कुल आप समझिएगा कि हमारा जो परिसंचरण है, परिसंचरण की क्रिया कहां से स्टार्ट होती है, एलवी से, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाएं निलय से परिसंचरण की क्रिया शुरुआत होती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो नली निकलती है इसे हम कहते हैं महाधमनी। महाधमनी या एरोटा। अब बात की जाए तो आपको पता है कि धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध, और शिराओं में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। तो ये जो हमारा हृदय है, ये जो हार्ट है, इस हार्ट से महाधमनी निकलेगी और महाधमनी में कैसा रक्त होगा, यहाँ पर जो भी आपका ब्लड होगा, ये महाधमनी से जो भी ब्लड है ये ब्लड कैसा है, ये शुद्ध रक्त है, प्योर ब्लड है। शुद्ध रक्त का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, मेनली कंटेनिंग क्या है, ऑक्सीजन। अब ये जो प्योर ब्लड है ये महाधमनी के द्वारा, जो महाधमनी है ये शरीर की मुख्य धमनी है जो रक्त को कहाँ ले जाती है, अंगों की ओर। तो यहाँ से हृदय से जैसे ही रक्त निकलेगा महाधमनी, और महाधमनी से ये ब्लड को लेके चली जाएगी आपके शरीर के अंगों में। कि यहाँ से ब्लड को कहाँ पे लेके गई, ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर शरीर में लेके गई। अब देखना, शरीर में जो अंगों में जैसे ये रक्त ले जाती है तो अंगों में क्या क्रियाविधि होती है। जैसे हम बात करें कि हमारे जो शरीर है, शरीर किसका बना हुआ है, कोशिकाओं का। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं अंगों के अंदर, मेनली हमने बात की थी कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग बनते हैं और अंग से क्या बनते हैं, तंत्र। तो जैसे ये अंगों में रक्त को ले जाएगी शरीर में तो अंगों के अंदर क्या पाई जाएगी, कोशिका। और जो कोशिका होती है, कोशिका को क्या चाहिए, कोशिका को अपने भोजन के लिए, अपनी क्रियाओं के लिए क्या चाहिए, कोशिकाओं को ऑक्सीजन। तो जैसे ये ब्लड यहाँ पर आया, इस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन तो कौन ले लेगी, कोशिका, क्योंकि कोशिका को अपने भोजन बनाने के लिए, अपनी क्रियाविधि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो रक्त से जो ऑक्सीजन है वो तो कहाँ चली जाएगी, आपके सेल में, कोशिका में। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन चली गई। अब कोशिका उस ऑक्सीजन का उपयोग करेगी और ब्लड में क्या डाल देगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ, जो हमारे हृदय से शुद्ध रक्त था, पहले हमारे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड था, प्योर ब्लड। इस लेफ्ट एट्रियम से ये प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया
और लेफ्ट वेंट्रिकल बाएं निलय से जैसे ही ये रक्त हमारा महाधमनी के द्वारा शरीर में गया तो शरीर में अंगों ने उस ऑक्सीजन को क्या कर लिया, उपयोग कर लिया। और ऑक्सीजन का उपयोग करने के बाद में अब रक्त कैसा हो गया है, अशुद्ध। और हम जानते हैं कि जो ब्लड है, अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, शिराओं में। तो यहां से बॉडी में जाने के बाद में अब ब्लड कैसा हो चुका है, आपका रक्त क्या हो गया है, अशुद्ध। और अशुद्ध होने के कारण अब ये रक्त कहां पर जाएगा, राइट एट्रियम में, दाएं आलिंद में। कि अब देखना आप कि ये हमारे शरीर से ये जो ब्लड है, ये हमारे शरीर से ब्लड कहाँ चला गया, राइट एट्रियम में, दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद में ये जो ब्लड गया है, ये ब्लड कैसा है, ये रक्त अब कैसा है, अशुद्ध। अशुद्ध रक्त है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा। शुद्ध रक्त था, हृदय से निकला, शरीर में गया, शरीर ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को यूज कर लिया और बदले में क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा वाला जो ब्लड है, ये अशुद्ध रक्त है, ये वापस से कहां आ गया, आपके हृदय में। देखिए एक चक्र हमारा पूरा हो गया है। दाएं नीले लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला था, कहां गया, महाधमनी, महाधमनी से कहां गया, शरीर में। और शरीर से कहां पर चला गया आपका ब्लड, शरीर से चला गया, ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं महाशिरा। महाशिरा, सुपीरियर वेना केवा, एसवीसी, महाशिरा वेना केवा। तो यहां से धमनी से रक्त आया, महाधमनी से, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, शरीर में गया, अशुद्ध हो गया। और महाशिरा एसवीसी के माध्यम से कहां चला गया, आपके दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद में रक्त जाने के पश्चात, दाएं आलिंद में रक्त जैसे ही गया, अब ये रक्त कैसा है, इम्प्योर है, या अशुद्ध रक्त यहां पर आया। अशुद्ध रक्त जैसे ये वॉल खुलेंगे कहां जाएगा, दाएं निलय में। और दाएं निलय में जाने के पश्चात अभी ये रक्त कैसा है, अशुद्ध। यहां से वापस से एक नली निकलेगी, एक संरचना निकलेगी। और देखना अभी यहां पर हमारा जो रक्त कौन सा है, अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त है। और जिस रक्त को जो ले जाने वाली संरचना है, इसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध। लेकिन जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, फुफ्फुसीय धमनी है, ये क्या है, अपवाद है। कि सभी धमनियों में तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हृदय से जो नली निकलेगी वो कौन सी होगी, धमनी। और जो हृदय में वापस से रक्त को लाएगी वो कौन सी होगी, शिरा। तो यहां पर महाधमनी रक्त लेकर के कहां गई, शरीर में, शरीर से महाशिरा वापस से रक्त कहां लिया, हृदय में। एक चक्र कंप्लीट हो गया। और यहीं से हमारा दूसरा चक्र शुरू हुआ कि राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जो नली है, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा ये जो ब्लड है ये जाएगा आपका लंग्स में, फेफड़ों में। कि अब जो आपका रक्त है अब कहां जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। कि यहां से ये जो रक्त है ये कहां पे चला गया, ये इस फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से कहां चला गया, आपके लंग्स में जाएगा, फेफड़ों में। यहां पर हमने इस संरचना बना दी, कौन सी बना दी, लंग्स के बारे में, कि यहां पर ये क्या है, आपके फेफड़े। अब देखना ये रक्त कौन सा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध रक्त। कौन लेकर के आया है, फुफ्फुसीय धमनी। अब हम देखेंगे कि फेफड़ों में क्या होगा। तो देखना जो फेफड़ों की संरचना है, फेफड़ों के अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। इस संरचना को कहा जाता है कुप्पिका। जैसे ही आपने सांस ली, आपकी ऑक्सीजन कहां चली गई, यहां फेफड़ों में, कुप्पिका के अंदर। और इन कुप्पिकाओं के चारों तरफ रक्त की नलियां हैं, नलिकाएं हैं। तो यहां पर नलिका हमने देखी कि जो फुफ्फुसीय धमनी जो ब्लड लाई है, इसमें ब्लड कौन सा है, अशुद्ध रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो ये ब्लड तो कहां चला जाएगा, कुप्पिका में। और कुप्पिका से ऑक्सीजन कहां पे आ जाएगी, ब्लड में। तो इस प्रकार से हमारे जो फेफड़े हैं वो वापस से रक्त को क्या कर देंगे, शुद्ध। पहले रक्त जो हमारा था वो हृदय से अंगों में गया, तो अंगों ने क्या कर दिया, ब्लड को इम्प्योर कर दिया। उसके अंदर उसने अंगों में क्या कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर ली और ऑक्सीजन को ले ली।
अब वापस से ब्लड को प्योर करना है, तो इस कारण से ब्लड हार्ट से कहां पर गया, लंग्स में, और लंग्स ने वापस से ब्लड को ऑक्सीजन दी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर ली, शरीर के बाहर निकाल दी। तो अब जो हमारा रक्त है, लंग्स में जाने के बाद में आपका ब्लड कैसा हो जाएगा, लंग्स में जाने के बाद में आपका ब्लड हो जाएगा प्योर। यहां पर लंग्स में गया और लंग्स में जाने से ये ब्लड कैसा हो गया, प्योर हो गया, शुद्ध हो गया। अब ये ब्लड कैसा है, प्योर ब्लड है, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला रक्त है, शुद्ध रक्त है। और अभी हमने कहा कि जो हृदय से रक्त को ले जाती है उसको तो क्या कहते हैं, धमनी, और जो फेफड़ों से वापस से हृदय में रक्त ला रही है तो इसको क्या कहेंगे, शीरा। ले जाने वाली कौन थी, फुफ्फुसीय धमनी, तो लाने वाली ये जो संरचना है इसका नाम है पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय शीरा। अब देखना इसके आगे क्या होगा। अब ये ब्लड प्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड वापस कहां आ गया, लेफ्ट एट्रियम में, हमारे बाएं आलिंद में। तो देखिए इसमें हमारा सर्कुलेशन 2 चक्रों में कंप्लीट हुआ। पहला चक्र आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुआ था, यहां से शुद्ध रक्त शरीर में गया था और शरीर से महाशिरा के द्वारा वापस से कहां आ गया था, आपके दाएं आलिंद में। फिर वापस से दाएं निलय से रक्त निकला और कहां गया, आपके फेफड़ों में, और फेफड़ों से वापस से कहां पर आ गया, बाएं आलिंद में। तो इस प्रकार से ये जो संरचना होती है, ये मनुष्य में जो हमारा परिसंचरण होता है, कौन सा होता है, डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। तो इसको हम रिटर्न में समझ लेते हैं। तो दोहरा परिसंचरण मनुष्य में पाया जा रहा है। और इस दोहरे परिसंचरण के 2 टाइप हैं। पहला जो परिसंचरण होता है उसका नाम है दैहिक परिसंचरण। और इसे दैहिक परिसंचरण, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कौन भाग ले रहा है, शरीर के अंग भाग ले रहे हैं। देखो ये कहां से शुरू हुआ था, लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुआ था, महाधमनी, महाधमनी से कहां गया, शरीर में, शरीर से महाशिरा और महाशिरा से दाएं आलिंद में। तो इसके लिए हम लिखें, तो सबसे पहले ये जो हमारा शुरू हुआ था दैहिक परिसंचरण कहां से हुआ था, एलवी। एलवी मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड गया कहां गया, आपके शरीर में, और शरीर से वापस से ब्लड कहां पे आ गया, आर ए मतलब राइट एट्रियम में। और दूसरा जो आपका परिसंचरण था वो था पल्मोनरी सर्कुलेशन, फुफ्फुसीय परिसंचरण। और ये दैहिक था, सिस्टेमिक। तो पल्मोनरी संचरण सर्कुलेशन जो है, पल्मोनरी फुफ्फुसीय परिसंचरण में ब्लड कहां से, पहले हमारा एलवी महाधमनी से होता हुआ शरीर में गया, शरीर से कहां आ गया, राइट एट्रियम में। ये एक चक्र कंप्लीट हुआ। अब दूसरा चक्र शुरू कहां से हुआ, राइट वेंट्रिकल से कहां गया ब्लड, फेफड़ों में, और फेफड़ों से वापस कहां आया, लेफ्ट एट्रियम में। तो इसको हम लिख लेंगे, सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ है, ये राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से कहां चला गया है, लंग्स में, फेफड़ों में, फुफ्फुस में, और फुफ्फुस से वापस से कहां पे आएगा, ये आपका राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ था, तो ये कहां पे आ रहा है, आपका लेफ्ट एट्रियम में। तो इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए कितने चक्र करने पड़ते हैं, 2। इसलिए मानव में कौन सा सर्कुलेशन पाया जाता है, मानव में डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। तो ये जो हमारे हृदय की जटिलता है, मानव के शरीर की ये जटिलता का कारण क्या है, क्योंकि हमारे अंदर शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग प्रवाहित होता है, और अलग अलग प्रवाहित होने के कारण रक्त को फिल्टर होने में, रक्त को वापस से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए कितने चक्र करने पड़ते हैं, 2। अब हम आगे बात करते हैं हृदय स्पंदन के बारे में, कि हृदय के अंदर स्पंदन, हार्ट बीटिंग कैसे होती है, हृदय का स्पंदन कैसे होता है। तो जो हमारा हार्ट है, मनुष्य का हार्ट है, उसमें स्पंदन का भी एक चक्र होता है, एक पूरा सिस्टम होता है। तो मनुष्य का जो हम बात कर रहे हैं, हृदय के अंदर रक्त के परिसंचरण में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड।
कि जो ये क्रिया हो रही है, हृदय के अंदर से ब्लड गया बॉडी में, बॉडी से वापस हृदय में आया और हृदय से वापस लंग्स में जाकर के बॉडी में आया, तो ये पूरा जो चक्र है, एक चक्र को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानव में हृदय से रक्त को एक चक्र पूर्ण करने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो हम बात करें कि एक चक्र कितने सेकंड में कंप्लीट हो रहा है? 0.8 सेकंड में। तो एक मिनट की बात करें तो एक मिनट में कितने सेकंड है? 60 सेकंड। और 60 सेकंड के अंदर अगर अपन बात करें कितने चक्र कंप्लीट होते हैं, तो ये आपके होते हैं 72। कि जो मनुष्य का हृदय हम बात करते हैं कि मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स धड़कता है। और 72 टाइम्स क्यों धड़कता है? क्योंकि एक चक्र कंप्लीट होने के लिए एक बार जब धड़केगा तो पूरा एक चक्र कंप्लीट होगा और उसमें कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकंड। इसलिए मनुष्य का हृदय जो हम बात कर रहे हैं एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। तो मनुष्य की जो हृदय धड़कन है 72 बीट्स पर मिनट। एक नॉर्मल मैन की बात करें, एक सामान्य व्यक्ति की जो हृदय धड़कन है वो कितनी है? 72 बीट्स पर मिनट की, 72 धड़कन प्रति मिनट। ये एक नॉर्मल पर्सन की हार्ट रेट है, हृदय दर है, कि उसके शरीर के अंदर एक मिनट में हृदय जो है कितनी बार ब्लड को पंप करेगा, कितनी बार करेगा? 72 टाइम्स। और ये हमने कैसे निकाला? क्योंकि एक चक्र को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा था? 0.8 सेकेंड का। अब हम इसके आगे की बात करें तो जैसे जो ह्यूमन हार्ट है, यह आपके हृदय के अंदर जो आपके चारों भाग हो गए, RA, LA, RV और LV, तो हमारे हृदय के अंदर स्पंदन का प्रभाव जो हार्ट बीट से उनका फ्लो कैसे होता है? तो देखना, जो हमारा राइट एट्रियम है यहां पर एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम कहते हैं SA नोड, या हिंदी में या इसका एक और अन्य नाम है पेसमेकर। दूसरी यहां से एक संरचना यहां पर पाई जाती है, इस संरचना का नाम है AV नोड। पेस सेटर। और यहां से ये बहुत सारे बंडल्स निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं बंडल ऑफ हिंज या हिंज के बंडल। और फिर ये सारे फाइबर्स क्या होता है, पूरे हृदय के अंदर इस प्रकार के फैल जाते हैं। इन्हें कहा जाता है पुर्किंजे तंतु। क्या होता है देखना, जैसे ही हमारे हृदय को धड़कना है तो सबसे पहले जो हृदय धड़कन है, हार्ट बीट कहां से प्रारंभ होती है? SA नोड से। साइनो ऑट्रिकुलर नोड या SA नोड जो है वो क्या करता है? पेश मेकर यानी हृदय धड़कन को प्रारंभ करता है। और ये हृदय धड़कन प्रारंभ होने के बाद में कहां पहुंचती है? AV नोड में। प्रश्न आ सकता है कि SA नोड कहां पाया जाता है? तो SA नोड कहां मिलता है? राइट एट्रियम में, दाएं आलिंद में। फिर जैसे ही ये हृदय धड़कन की जो बीट्स हैं जैसे ही आपके AV नोड वाली जगह पर जाती है, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों के बीच में है, वहां पर जाकर के ये क्या करता है? उसको धड़कन को जिस लेवल के हिसाब से, हृदय को जैसे 72 बीट्स पर मिनट की स्पीड है तो उस स्पीड में सेट करने का काम करता है। अगर ज्यादा होगी तो उसको कम करेगा, कम होगी तो उसको ज्यादा करेगा। इस प्रकार से ये AV नोड क्या करता है? हृदय धड़कन को स्थिर करता है, सेट करता है। और यहां से फिर ये जो हार्ट इंपल्स है, हृदय संवेदना है, ये कहां चली जाती हैं? एक बंडल्स के द्वारा, हिंज के बंडल के द्वारा पूरे हृदय के अंदर आगे जाकर के पुर्किंज तंतु फैला देते हैं। तो सबसे पहले SA नोड में जाती हैं, SA नोड से AV नोड, AV नोड से हिंज के बंडल और हिंज के बंडल से पुर्किंजे तंतु। तो हृदय के अंदर स्पंदन का प्रभाव का जो क्रम है, सबसे पहले कहां जाएगा? SA नोड में। सबसे पहले इंपल्स जाती हैं SA नोड के अंदर, SA नोड से कहां जाती हैं? AV नोड में, AV नोड से हिंज के बंडल में और फिर पुर्किंजे तंतु में। सबसे पहले धड़कन प्रारंभ हुई SA नोड से, SA नोड से वो कहां चली गई?
एवी नोड में, उसने उसको सेट कर लिया। पेस मेकर ऐसे नोड क्या कर रहा है, हृदय धड़कन को पेश कर रहा है, उसको बना रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, पेस मेकर। और इसका एक और दूसरा नाम है हार्ट इनसाइड हार्ट, कि हृदय के अंदर हृदय, कि हमारा हृदय है जो धड़कने का काम कर रहा है, और हृदय को भी धड़काने का काम कौन कर रहा है, पेस मेकर। यहां से कहां गई, पेस सेटर में, और वहां से कहां चली गई, हिंज के बंडल, और अंत में कहां चली गई, पुरकिंजे तंतु। और ये पुरकिंजे तंतु पूरे हार्ट के चारों तरफ फैले हुए हैं, ये हृदय को क्या करते हैं, धड़काने का कार्य करते हैं। अब हम बात करें कि जो हार्ट बीट होती है, हृदय की धड़कन है, उसको मापते कैसे हैं। क्या आपने देखा होगा कि हृदय की धड़कन को अध्ययन करने के लिए, हृदय की धड़कन को मापने के लिए एक जांच कराई जाती है, उसको हम कहते हैं ईसीजी। ईसीजी की अब हम बात करते हैं कि हृदय धड़कन का मापन किसे होता है। जो हमारा हार्ट काम कर रहा है, हार्ट बीट्स को मापने के लिए हम क्या काम करते हैं, तो हृदय धड़कन को मापने के लिए एक जांच की जाती है, इसको कहते हैं ईसीजी। और ईसीजी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ईसीजी को कहा जाता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। और ईसीजी की जो खोज की थी, ये की थी इथवॉन, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है इथवॉन। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का जनक। कि फादर ऑफ ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का जनक किसे कहते हैं, तो इथवॉन को। तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी की अगर हृदय में अनियमितता है, उसको पता लगाने के लिए कौन सी जांच की जाती है, ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ईसीजी आपने देखा होगा इस टाइप से, इस टाइप का आपको दिखा होगा डॉक्टर में, जैसे हॉस्पिटल में मशीन लगी होती है, ईसीजी मशीन, जिसमें इस टाइप की वेव्स आती रहती हैं। इस वेव में ये जो फर्स्ट है, इसे कहा जाता है पी वेव। इस सेगमेंट को हम कहते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और इसे कहा जाता है एसटी सेगमेंट। तो क्या होता है कि ये तीनों अलग अलग प्रकार की वेव्स हैं। जो फर्स्ट जो दिख रहा है, ये किसको सिंबलाइज करता है, पी वेव को। और पी वेव से हमें पता लगाता है एट्रियल सिस्टोल, आलिंद के अंदर प्रकुंचन का, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, और फिर एसटी सेगमेंट है। तो समझना इसमें क्या होता है, हृदय में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो होता है सिस्टोल, जिसे हम कहते हैं प्रकुंचन, और एक होता है डायस्टोल, जिसे हिंदी में कहा जाता है अनुशिथिलन। तो जब हृदय संकुचित होता है, जब हृदय अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सिस्टोल। और जब हृदय वापस से संकुचित होने के बाद में फैलता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, डायस्टोल, अनुशिथिलन। तो ये जो इसके अंदर ईसीजी के अंदर हम बात कर रहे हैं कि ये जो अलग अलग वेव्स हैं, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और एसटी सेगमेंट, ये इन्हीं को बताती हैं कि हृदय के संकुचन में कितना टाइम लग रहा है, उसके अनुशीतलन में कितना टाइम लग रहा है, कौन सा पोर्शन कब संकुचित हो रहा है। तो उन सबको वेव्स के माध्यम से जो अध्ययन करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसकी अनियमितता का पता लगाने के लिए की जाती है, तो किसकी अनियमितता का, हृदय की अनियमितता का पता लगाने हेतु। इसके अलावा आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा, ईईजी। ईईजी जो होती है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो एनसिफेलोग्राफी।
और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी है, इसका उपयोग किया जाता है मस्तिष्क के विकारों का पता लगाने के लिए। कि किसी व्यक्ति के अगर हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई अनियमितता है, इनरेगुलेशन है, तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ईसीजी की जांच करते हैं। और हार्ट के जो इंपल्स हैं, सिस्टोल, डायस्टोल, प्रकुंचन, अनुशिथिलन के टाइमिंग के हिसाब से हम किसका पता लगा देते हैं, हृदय की अनियमितता का। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन के अंदर जो नर्व इंपल्स हैं, तंत्रिका संवेदना है, तो उनका पता लगाने के लिए जो जांच की जाती है उसको क्या कहा जाता है, ईईजी। तो ये प्रश्न आ सकता है कि ईसीजी क्यों की जाती है, ईसीजी का उपयोग किया जाता है किसमें, हृदय की जांच में। ईईजी का उपयोग किया जाता है किसकी जांच में, मस्तिष्क की, कि ह्यूमन जो ब्रेन है, मस्तिष्क में अगर कोई प्रॉब्लम है, मस्तिष्क की कोई बीमारी है, उसकी जांच में किसका उपयोग करते हैं, ईईजी का। उसके अलावा जैसे एक और जांच होती है सीटी स्कैन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कि कोई आंतरिक अंग है, आंतरिक अंग के 3D चित्रण के लिए, 3D इमेज पाने के लिए कौन सी जांच करते हैं, सीटी स्कैन। अब हम आगे बात करें, ये हमने हृदय से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कुछ मेनली जो चीजें थी उनके बारे में बात की, कि जो हार्ट की स्ट्रक्चर कैसे है, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, हार्ट की जो बीट है कितनी होती है, कैसे क्या होती है। तो इससे रिलेटेड कुछ जनरल पॉइंट्स और हम समझ लेते हैं। कि मैंने जो बात की कि जो हार्ट रेट, HR, HR का मतलब क्या है, हार्ट रेट, हिंदी में हम कहें तो हृदय दर। और हृदय दर का मतलब क्या है कि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, कि हृदय की जो धड़कन है 1 मिनट में हृदय के धड़कने की संख्या, कि जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, हृदय दर, हार्ट रेट। तो हार्ट रेट हमने बात की थी कि सामान्य व्यक्ति के लिए जो हार्ट रेट होती है, नॉर्मल पर्सन के लिए कितनी है, 72 पर मिनट। कि एक सामान्य व्यक्ति में हृदय जो होता है कितनी बार धड़कता है, 72 बार 1 मिनट में धड़केगा। अब बात करें कि ये जो 72 बार धड़क रहा है, इसमें भी क्या होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति में हृदय 72 से अधिक बार धड़कता है, किसी में कम धड़कता है। तो उस कारण से हार्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं, उस कारण से अनियमितता आती है। तो 2 वर्ड हैं, एक तो ब्रेडिकार्डिया, एक होता है ट्रेकिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब है कि यदि जो हमारा हृदय है, हृदय धड़कन अगर किसी व्यक्ति की बढ़ जाती है, कि सामान्य से हृदय धड़कन का अधिक होना, वो किस में आएगा, ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या है, हार्ट रेट, जो हृदय धड़कन है, HR हार्ट रेट का सामान्य से कम होना। कि हृदय धड़कन अगर सामान्य से कम हो जाती है, जो नॉर्मल हार्ट रेट है 72 से कम हो जाती है, तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया। और अगर हार्ट रेट सामान्य से अधिक हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेकिकार्डिया। तो इस प्रकार से अगर हार्ट रेट बढ़ती है तो भी प्रॉब्लम होती है, हार्ट रेट घटती है तो भी क्या होती है, प्रॉब्लम। सामान्य से कम हो जाए, 72 से कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ट्रेकिकार्डिया, सॉरी ब्रेडिकार्डिया। और अगर हार्ट रेट जो हमारी है, हृदय दर, वो सामान्य से अधिक हो जाए, तो कौन सी केस आएगा, ट्रेकिकार्डिया का। अब हम बात करें कि जो हृदय दर जो होती है, हृदय दर नवजात शिशु में, जो न्यू बॉर्न बेबी है, नवजात शिशु, इसकी हार्ट रेट कितनी होती है, तो इसकी हार्ट रेट होती है 140 पर मिनट। कि जो बच्चा अभी अभी जन्मा है, जो अभी
न्यूबॉर्न बेबी है, इसका हार्ट कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 140 बार, 140 पर मिनट। और बात की जाए कि सर्वाधिक हृदय दर, मैक्सिमम हार्ट रेट किसमें होती है? तो मैक्सिमम हार्ट रेट का आंसर है श्रीयु छछूंदर। जो छछूंदर है, छछूंदर के अंदर हार्ट रेट होती है 800 पर मिनट। कि जो छछूंदर है, जो स्तनधारियों में सबसे छोटा जीव हम बात करें, कौन सा है? छछूंदर। और इसकी हार्ट रेट क्या होती है? मैक्सिमम, सर्वाधिक हृदय दर किसमें पाई जाती है? तो छछूंदर में। और पूछ लिया जाए कि सबसे कम, मिनिमम, तो सबसे कम हृदय दर होती है ब्लू व्हेल। और ये कितनी होती है? 25 पर मिनट। कि केवल 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? फर्स्ट आंसर आएगा आपका ब्लू व्हेल। और सेकंड नंबर पे आती है एलिफेंट में, हाथी में। तो हृदय दर से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहें तो सामान्य व्यक्ति में कितनी है? 72 पर मिनट। अगर किसी व्यक्ति में सामान्य से कम हो रही है तो कौन सी कंडीशन कहलाएगी? ब्रेडिकार्डिया। सामान्य से अधिक हो रही है तो कौन सी कहलाएगी? ट्रेकिकार्डिया। सबसे ज्यादा जो हार्ट रेट है वो किसमें है? श्रीयु छछूंदर में। कितनी? 800 पर मिनट। और नवजात शिशु जो अभी अभी जन्मा बच्चा है उसमें कितनी होती है? 140 पर मिनट। और सबसे कम हृदय दर का फर्स्ट आंसर क्या है? ब्लू व्हेल। कितनी? 25 पर मिनट। और सेकंड कौन है आपका? हाथी, एलिफेंट। इसमें भी हृदय दर क्या होती है? कम पाई जाती है। तो इसी के साथ हमने परिसंचरण के बारे में, हृदय के बारे में जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट जो हेडिंग्स थी, उनको देख लिया। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे ब्लड के बारे में, स्टडी ऑफ ब्लड। हृदय के अंदर जो रक्त प्रवाहित हो रहा है उसका अध्ययन करेंगे, उसके संगठन का अध्ययन करेंगे। और उसके पश्चात हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह की, RH कारक की। तो धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी को